नमस्कार दोस्तों, इस NCERT सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 3 जिसका नाम है अफवाह यानी कि ड्रेनेज। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले तो सबसे पहले उसको देख लेते। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा भारत में अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत हम लोग हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय की नदियाँ को देखेंगे। हिमालय की नदियाँ में हम लोग सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन तीन नदियों के बारे में हम लोग हिमालय की नदियों के अंतर्गत देखने वाले हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत हम लोग नर्मदा द्रोणी, ताप्ती द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी, कावेरी द्रोणी यानी कि ये प्रमुख 6 नदियों के बारे में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तीसरा और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा झील। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है अफवाह, तो सबसे पहले हम इसी शब्द को समझेंगे कि आखिर अफवाह का क्या मतलब होता है। तो अफवाह एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है, अर्थात जल का बहाव ही अफवाह कहलाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो नदी में जो धारा होती है, नदी जो बहती है, उसे ही, नदी का बहाव को ही एक तरह से अफवाह शब्द से संबोधित किया जाता है। यानी कि अफवाह शब्द से उस नदी की धारा को जो है बताया जाता है। सिर्फ नदी की धारा को ही नहीं बल्कि नदी तंत्र को बताया जाता है। नदी तंत्र का मतलब हुआ कि उसकी सहायक नदियों की जो भी धारा होती है उसे भी अफवाह कहा जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका मुख्य नदी हुआ, तो इसे हम लोग अफवाह कह सकते हैं। और इसके साथ साथ इधर आप देख पा रहे होंगे कि छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ इसमें आपस में आकर के मिल रही है। तो ये नदी की जो एकल धारा होती है उसे ही अफवाह कहता है। यानी कि हर अलग अलग नदी की जो एकल धारा होती है उसे ही अफवाह कहा जाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो शब्द है वो है अफवाह द्रोणी। तो अफवाह द्रोणी क्या है? तो ये एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाहित क्षेत्र को अफवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ आप जो इस चित्र के माध्यम से ये जो अफवाह देख पा रहे होंगे, तो ये अफवाह और इसके साथ साथ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये सभी के द्वारा कितने क्षेत्र को एक तरह से छेकती है, यानी कि कितने क्षेत्र में ये सारी नदी की जो धारा होती है वो बहती है, उसे ही हम लोग अफवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में कहे तो ये जो नदी जो होती है वो कितने पूरे क्षेत्र में जो है एक तरह से अपना रास्ता जो है उसका रहता है, उसे ही हम लोग अफवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि इसमें नदी और उसके साथ साथ उसकी सहायक नदियाँ यानी कि पूरे को मिला करके अफवाह द्रोणी शब्द जो है वो इससे जो है बताया जाता है। शायद आप इस चीज़ को भी आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ मैं आप लोगों को ये सारे टेक्निकल जो शब्द हैं इसके बहुत सारे अर्थ हैं जो आपको आगे काम आएंगे और हमें भी पढ़ाने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम इसीलिए इस चीज़ को यहाँ बता दे रहे हैं। अब अगला जो शब्द है वो है जल विभाजक। तो ये क्या होता है? तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पहाड़ या ऊपर की ओर 2 अफवाह द्रोणियों को अलग करता है, इस तरह के एक उच्च भूमि को जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। आप इसे ऐसे सिंपल समझे, ये बड़ा ही सिंपल है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक नदी की धारा है और ये भी एक नदी की धारा है। पहले ये नदी एक ही धारा में आ रही थी, जब उसे एक तरह का यहाँ पर्वत मिला तो ये नदी की धारा 2 अलग अलग धाराओं में बट गई। तो ये जो बांटने का काम किया उसे ही हम लोग जल विभाजक कहते हैं। विभाजक का मतलब होता है बांटना, और किसे बांट रहा है? तो जल को बांटा जा रहा है, तो इसलिए इसे जल विभाजक कहा जाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ नोट में हमने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अफवाह द्रोणी क्या होती है, यानी कि नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जितने क्षेत्र में जल जो बहती है उस पूरे क्षेत्र को मिलाकर के हम लोग अफवाह द्रोणी शब्द जो है प्रयोग करते हैं उस चीज़ को बताने के लिए। तो यहाँ बोला जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किसकी है? अमेजन नदी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो अमेजन ही है। और ये कहाँ है?
ये आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है और ये सबसे चौड़ी है, यानी कि इसका क्षेत्र जो है काफ़ी चौड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा चौड़ा होगा तो इसका द्रोणी भी जो है कि अपवाद द्रोणी, क्योंकि चौड़ाई, नदी की चौड़ाई को ही तो हम लोग अपवाद द्रोणी शब्द से संबोधित करते हैं। तो इसका चौड़ाई ज़्यादा है तो इसलिए इसकी अपवाद द्रोणी भी बहुत बड़ी होगी। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी किसकी है, तो वो अमेजन नदी की है। शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम लोग भारत के अगला टॉपिक जो हमारा है वो है भारत में अफवाह तंत्र। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अफवाह का मतलब तो आप समझ गए, यानी कि नदी की धारा को हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग हिमालय की नदियाँ पढ़ेंगे और फिर दूसरा हमारा रहेगा प्रायद्वीपीय की नदियाँ। और हिमालय की नदियों में हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन 3 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोग नर्मदा नदी, तापी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी, इन 6 प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं कि हिमालय की नदियां इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा इस चित्र पे यदि ध्यान दें तो आप पाएंगे कि भारत का ये जो उत्तरी इलाका है ये बहुत बड़े पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। और यहीं के क्षेत्र से 3 महत्वपूर्ण बड़ी नदियां जो है भारत में जो है वो निकलती है, जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां जो है वो हिमालय क्षेत्र से निकलती है, इसलिए हम इसे हिमालय की नदियां कहते हैं। फिर ये प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ तक का, ये अलग भौगोलिक स्ट्रक्चर होने के कारण इसे भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ पाई जाती है उसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ आपको इसी क्षेत्र में मिलेगी। तो इसलिए इसे हम लोग प्रायद्वीपीय की नदियाँ कहते हैं। आई होप आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को एक एक करके हम लोग आगे जो है देखने वाले हैं, लेकिन उससे आगे हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ अंतर होता है, जो कि हम लोग दोनों में ये डिफरेंस देख पाएंगे कि हिमालय की नदियाँ थोड़ा सा अलग होती है और प्रायद्वीपीय की नदियाँ अलग होती है। तो उसे हम लोग इस पेज पे देखने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले हिमालय नदियों की खासियत को देखेंगे, फिर प्रायद्वीपीय नदियों की खासियत को देखेंगे, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि हिमालय की नदियाँ जो है वो प्रायद्वीपीय नदियों से थोड़ी अलग है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग हिमालय की नदियों को खासियत को देखते हैं। तो हिमालय की अधिकतर नदियाँ जो है वो 12 मासी होती है, यानी कि ये जो हिमालय की नदियाँ होती है इसमें 12 महीना जो है वो पानी रहता है, तो इसलिए इसे 12 मासी नदियाँ बोलते हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। अब ये 12 मासी नदियाँ क्यों होती है, क्योंकि ये हिमालय से निकलने वाली वर्षा के कारण तो इसे जल मिलती है, लेकिन ये जो हिमालय के पर्वतों से निकलती है तो पर्वतों में जो हिम पाया जाता है, हिम यानी कि बर्फ़, तो बर्फ़ के पिघलने से भी इस नदी को जो है वो पानी हमेशा जो है वो मिलते रहती है। तो इस वजह से हिमालय की नदियाँ जो है वो 12 मासी होती है। अब इस नदी के द्वारा पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। अब ये गॉर्ज क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे हिमालय की जो तीनों नदियां हैं वो थोड़ी सी बड़ी नदी है और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आता है, तो उसका जो बहाव होता है उसमें बहाव की गति बहुत तेज़ होती है। तो उसके रास्ते में जो भी पर्वतें आती है उसे काट करके वो नदियां जो है वो आगे बढ़ जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपका पर्वत है और ये भी आपका पर्वत है। यहाँ बीच से नदी जो है पर्वतों को काट करके जो है वो आगे बढ़ रही है। और ये दृश्य जो होता है इसी को, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना, ये जो निर्माण हुआ, इसी को हम लोग गॉर्ज कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हिमालय की नदियाँ जो है वो पर्वतों को काटकर किसका निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ इस प्रकार के किसी भी प्रकार का गॉर्ज का निर्माण नहीं करती है। अब हिमालय की नदियों में 3 महत्वपूर्ण नदी आता है हम लोग का, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, जिसे हम लोग आगे एक एक करके बड़े विस्तार से देखने वाले हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रायद्वीपीय नदियों की खासियत को देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, इसलिए इसका बहाव जो होता है वो वर्षा पर निर्भर करता है।
यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है ये मौसमी होती है, यानी कि ये एक तरह से मौसम पे निर्भर करता है। यदि इसे सही मात्रा में वर्षा हुई इस क्षेत्र में तो ये नदियाँ बहेगी, वरना ये नदियाँ जो है वो एक तरह से सालों भर जो है वो नहीं बहती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हिमालय की नदियाँ 12मासी होती है और ये 12मासी एक तरह से नहीं होती है, ये मौसमी होती है। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों की तुलना में लंबाई में कम तथा छिछली होती है। लंबाई का कम का मतलब हुआ कि ये नदियाँ काफ़ी लंबी होती है, जबकि ये नदियाँ थोड़ी इससे कम लंबी होती है, यानी कि थोड़ी छोटी होती है। और छिछली का मतलब होता है कहीं आपको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो कहीं कम पानी मिलेगा, तो उसके लिए उसे छिछली कहा जाता है। शायद आप इस शब्द को समझ पा रहे होंगे। अब इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में जो 6 प्रमुख नदी जो है वो आपका नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसी को हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे, इसे भी देखेंगे और इसे भी देखेंगे। यहाँ आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करें या अंतर बताएं, तो शायद आप अब अच्छे से इस अंतर को बता सकते हैं, क्योंकि आप अंतर भी समझ पा रहे होंगे। और आगे जब मैं इसे बड़े विस्तार से पढ़ाऊँगा तो आपको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आप यहाँ एक अंतर जो है इन दोनों नदियों में समझ पा रहे होंगे। तो शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग सिंधु से स्टार्ट करेंगे, तो सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग भारत के अफवाह तंत्र में सबसे पहले हिमालय की नदियाँ को पढ़ने वाले हैं, और हिमालय की नदियाँ में सबसे पहले सिंधु नदी को पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमने सिंधु नदी तंत्र जो है शब्द जो है वो लिखा है। तो सिंधु नदी एक अलग चीज़ है और सिंधु नदी तंत्र ये एक अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो किस लिए यहाँ कहा जा रहा है। तो सिंधु नदी तंत्र यानी किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। यानी कि यहाँ हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग उसकी सहायक जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसलिए यहाँ हमने सिंधु नदी तंत्र शब्द का जो है वो जिक्र किया है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी नदियों को पढ़ने से पहले नदी के बारे में हम लोग 2-3 चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि वो नदी कहाँ से निकल रही है। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि वो नदी किन किन देशों से जो है वो गुजर रही है, और अंत में वो नदी कहाँ जाके जो है वो मिल रही है। तो ये 3 बातें जो है हर नदी के बारे में ये बातें जो है वो ज़रूरी होती है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सबसे पहले एक रफली मैं बता दूं सिंधु नदी के बारे में, कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका तिब्बती एरिया है और यहीं के नज़दीक एक मानसरोवर झील है, और यहाँ से सिंधु नदी जो है वो देख सकते हैं ये आपका चीन का तिब्बती एरिया है, और यहीं एक मानसरोवर झील है और यहीं से सिंधु नदी जो है वो निकलती है और फिर भारत में, यहाँ भारत के उत्तरी हिस्से में इस तरह से प्रवेश करती है और यहाँ से फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और अंत में ये यहाँ अरब सागर में आकर के गिर जाती है। और इसके बीच जो है बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है इस सिंधु नदी में आकर के मिलती है, जिसे हम लोग सिंधु की सहायक नदियों के नाम से जानते हैं। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ एक रफली जो है सिंधु नदी के बारे में बता दिया। आप यहाँ शायद देख भी सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका सिंधु नदी जो है वो है। अब मैं एक एक करके इनके टर्म को जो है वो बारीकी से पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से होती है। यानी कि सबसे पहले ये हमें ध्यान में रखना है कि आखिर सिंधु नदी जो है वो निकलती कहाँ से है, यानी कि उद्गम का मतलब होता है कि ये कहाँ से निकल रही है। तो ये सिंधु नदी जो है वो चीन के तिब्बत में के नज़दीक एक मानसरोवर झील है, वहीं से जो है सिंधु नदी जो है वो निकलती है। मैं आपको मानचित्र में भी दिखाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये आपका तिब्बती एरिया है और यहीं नज़दीक में एक मानसरोवर झील है, और यहाँ से सिंधु नदी इस प्रकार से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में जो है वो प्रवेश करती है, और यहीं से फिर धीरे धीरे ये पाकिस्तान में आकर के जो है वो
पाकिस्तान में आती है और यहाँ के बाद फिर ये अरब सागर में आकर के अंत में मिल जाती है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई, यानी कि तिब्बत से यदि भारत की स्थिति देखा जाए तो पश्चिम की ओर है, तो भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। ये जो सिंधु नदी है ये जैसे ही तिब्बत से लद्दाख, यानी कि तिब्बत से लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है तो इस ओर से बहुत सी 4-5 सहायक नदियां जो है वो सिंधु नदी में आकर के जो है वो मिल जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है, एक तरह से देखा जाए तो ये दाहिनी ओर से 4-5 नदी जो है यहाँ इस जगह जो है वो छोटी छोटी नदियाँ सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। उसमें से ये जो आपके नाम है वो है जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा, ये नदियाँ जो है सिंधु नदी में आकर के मिलती है दाहिनी ओर से। इसके अलावे सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अब यहाँ आप थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो आप पाएंगे कि यहाँ आप देख भी सकते हैं ये आपका सिंधु नदी है और यहाँ से दाहिनी ओर से जो 4-5 छोटी सहायक नदियाँ जो है सिंधु में आकर के मिलती है वो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब सिंधु नदी प्रवेश करती है तो इस जगह का नाम जो है वो मिठानकोट है और इसी जगह आकर के बहुत सी यहाँ बाईं ओर से 4-5 नदी जो छोटी छोटी नदी है वो सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है, जिसमें आपका झेलम है, चेनाब है, रावी है और सतलुज है। ये एक तरह से देखा जाए तो 4 प्रमुख सहायक जो नदियां हैं वो सिंधु नदी के हैं और ये बाईं ओर से जो है कि पाकिस्तान के मिठानकोट में आकर के ये नदियां सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे ये जो आप व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये जो सिंधु नदी की सहायक नदियों को देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये जो है बाईं ओर से सिंधु नदी में आकर के मिलती है। वैसे इसका ट्रिक जो है मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप ध्यान में रख सकते हैं तो आप रख सकते हैं। वैसे आप अपना भी कोई जो है कॉन्सेप्ट जो है इसमें याद रखने के लिए बना सकते हैं। तो इसमें आप रख सकते हैं JCRBS। ये JCRBS अल्फ़ाबेट जो है ABCD का, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। J से आपका झेलम हो जाता है, C से आपका चिनाब हो जाता है और R से आपका रावी हो जाता है और B से आपका व्यास हो जाता है और S से आपका सतलुज हो जाता है। यानी कि JCRBS ये आप ध्यान में रख सकते हैं और ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये 5 सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अब अंत में सिंधु नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। तो अंत में हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो सिंधु नदी है यहाँ से पाकिस्तान में जब ये सारी नदियाँ इसमें मिल जाती है और फिर ये सारी इकट्ठी नदियाँ सिंधु के नाम से भारत के इधर जो आपका पश्चिमी अरब सागर है इसमें आकर के सिंधु नदी मिल जाती है। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल हम लोग देखें कि तिब्बत के नज़दीक जो मानसरोवर झील था वहाँ से था और अंत में ये कहाँ जाकर के गिर रही है, तो ये अरब सागर में गिर रही है। वैसे देखा जाए तो ये कितने देश से होकर के सिंधु नदी गुजर रही है, तो एक आपका तिब्बत हो गया यानी कि चीन हो गया, दूसरा भारत हो गया और तीसरा आपका पाकिस्तान हो गया। तो ये 3 देश से होकर जो है सिंधु नदी गुजरती है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी कुल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। यानी कि सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2880 किलोमीटर है। वैसे देखा जाए तो भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है और वैसे टोटली सिंधु नदी की लंबाई देखी जाए तो वो 2880 किलोमीटर है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला हमारा है कि सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब एवं शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। वैसे देखा जाए कि जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं कि सिंधु नदी जो है वो 3 प्रमुख देशों से होकर के गुजर रही है। एक आपका तिब्बत हो गया यानी कि चीन हो गया और दूसरा आपका भारत हो गया और तीसरा आपका पाकिस्तान हो गया। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा जो धारा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है।
तो इसलिए कहा जाता है कि 1/3 भाग जो है भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल, पंजाब और शेष भाग जो है वो पाकिस्तान से होकर सिंधु नदी की धारा जो है वो गुजरती है। तो इस वजह से यहाँ आप मानचित्र पे यदि ध्यान दें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन जो है यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है और इसकी सहायक जो प्रमुख नदी है वो भी इधर भारत से ही निकल रही है। तो इसलिए पाकिस्तान जो भारत का एक तरह से कह सकते हैं छोटा भाई है, जो पड़ोसी देश है, इसको लग रहा था कि ये पानी जो है यदि भारत रोक दिया जाए, भारत यदि रोक दे तो एक बहुत जल का स्रोत जो है ये पाकिस्तान इससे जो है अछूत रहेगा, यानी कि उसे नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इससे निपटने के लिए जो है वो सिंधु जल समझौता जो है वो किया गया था 1960 में। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सिंधु जल समझौता जो है वो क्या है। तो सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था और इसी संधि पर भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के तत्कालिक राष्ट्रपति अयूब खान थे। इन दोनों के बीच जो है ये सिंधु जल समझौता जो है वो 1960 में हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं। और इसमें ये दोनों आपसी जो है बातचीत करके ये निष्कर्ष निकाला गया कि भारत जो है वो रावी, व्यास और सतलुज इन 3 नदियों का पानी का जो अधिकार रहेगा, इन 3 नदियों पे जो अधिकार रहेगा वो भारत का रहेगा और सिंधु, झेलम, चिनाब ये 3 नदियों पे जो अधिकार रहेगा वो पाकिस्तान का रहेगा। तो यानी कि देखा जाए तो एक तरह से आपसी सहमति पे जो है ये निष्कर्ष जो है निकाला गया ताकि दोनों देश जो है पानी को लेकर के आपस में लड़ाई नहीं करें। अब आप लोगों को नोट में एक बातें ध्यान में रखनी है कि चिनाब जो है, चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वैसे देखा जाए तो सिंधु की कई सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये जो चिनाब नदी है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वो आपका चिनाब होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका चिनाब यहाँ है। वैसे झेलम, रावी, सतलुज और एक इधर से व्यास निकलता है। ये 5 प्रमुख जो है वो बाईं ओर से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो आई होप आप इस सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग हिमालय की नदियों में अगला जो हमारा नदी तंत्र रहेगा वो गंगा नदी तंत्र रहेगा, उसे हम लोग अगले पेज पे देखने वाले हैं। तो हिमालय की नदियों में अब हमारा अगला है गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गंगा नदी के बारे में एक रफली जानकारी जो है वो बता दूं ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल जो है वो थोड़ी सी समझ जो है वो आ जाए, फिर आगे हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये जो हिस्सा है भारत का, ये भारत का मानचित्र आप देख पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा है भारत का ये उत्तरी हिस्सा है और यहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसे हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम लोग हिमालय की नदियों को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली गंगा नदी भी हिमालय से निकलेगी। तो गंगा नदी जो है वो हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो कैसे जो है इसका निर्माण जो है वो होता है। तो सबसे पहले आप यदि यहाँ ध्यान देंगे तो ये आपका जो है इस जगह जो हिमालय पर्वत है इसी जगह आपका उत्तराखंड राज्य पड़ता है और यहाँ से एक हिमनद से एक जो है भागीरथी के नाम से एक धारा जो है वो निकलती है और इधर से उत्तराखंड से ही एक और धारा जिसे हम लोग अलकनंदा नदी या अलकनंदा की धारा कहते हैं, यहाँ से निकल करके ये दोनों धाराएं जो है वो यहाँ आकर के मिलती है और इस जगह का नाम है देवप्रयाग, यानी कि ये भी आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। और फिर यहाँ से जो है गंगा नदी जो है वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के बाद जो ये धारा बहती है इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है और फिर ये इस प्रकार से बहते हुए भारत के बहुत सारे राज्यों से बहती हुई ये आपका लास्ट आपका पश्चिम बंगाल और फिर आपका जो है बांग्लादेश में जो है ये प्रवेश कर ये फिर जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बेसिकली गंगा नदी को देखा जाए तो ये 2 मुख्य देशों से होकर गुजरती है, एक हमारा भारत है और दूसरा आपका बांग्लादेश है और ये निकलती है हिमालय के गंगोत्री से और अंत में ये कहाँ विलीन हो जाती है तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये आप लोगों को थोड़ी सी समझ जो है वो गंगा नदी के बारे में मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बताया कि ये कहाँ से निकल रही है और कहाँ आकर के अंत में ये मिल रही है। अब एक एक फैक्ट को
जो है वो गंगा नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है कि गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलकर देवप्रयाग, यानी कि ये उत्तराखंड में पड़ता है ये जगह, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम बनाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि शुरुआती तौर में जो नदियाँ निकलती है उसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। शुरुआती जो गंगा नदी की धारा होती है वो भागीरथी नदी होती है और एक आपका अलकनंदा नदी होती है। ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड से ही निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये दोनों नदियों का संगम होता है, यानी कि ये दोनों नदियाँ यहाँ देवप्रयाग में आकर के मिलती है और इसके बाद जो धारा चलती है उसे हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। शायद आप इस चीज़ को यहाँ देख करके समझ सकते हैं। आप यदि गौर करें तो आप पाएंगे एक धारा ये है, यही आपका जो है भागीरथी है और ये आपका अलकनंदा है। ये दोनों धारा जो है उत्तराखंड से ही निकलती है और फिर यहाँ जो है ये दोनों धारा आपस में मिल करके संगम बनाती है और इस जगह का नाम है देवप्रयाग। ये भी उत्तराखंड में पड़ता है और यहाँ के बाद इस नदी को जो है गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये गंगा नदी। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब अगला फैक्ट जो है हमारा वो है देवप्रयाग के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। यानी कि देखा जाए तो गंगा नदी का जो अफवाह तंत्र होता है ये बहुत बड़ा होता है भारत में, इसलिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका गंगा ही है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। अब गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती हुई 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। यानी कि देखा जाए तो गंगा नदी जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो पहला आपका उत्तराखंड हुआ, दूसरा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और यहाँ जो ये दूरी तय करती है वो कुल दूरी है 2525 किलोमीटर। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो भारत में कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और भारत के किन किन राज्यों से ये गंगा नदी होकर के जो नदी है वो गुजरती है, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला है कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नाम के स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। यानी कि ये जो गंगा नदी है ये अंत में पश्चिम बंगाल जो है वहाँ आकर के जो फरक्का नामक स्थान है वहाँ से ये बांग्लादेश में गुजरती है। जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में यदि आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये जो जगह आप देख पा रहे होंगे ये पश्चिम बंगाल है और यहीं से ये फरक्का नामक स्थान से जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर जो है यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन भारत से यानी कि पश्चिम बंगाल से जैसे ही बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो यहाँ इसे नाम जो है वो अलग नाम से जाना जाता है, जिसे पद्मा नाम से जाना जाता है और फिर आगे जो है धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि गंगा नदी को जो है वो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब पद्मा यानी कि हम लोग गंगा को ही पद्मा बोलते हैं, तो गंगा नदी में जब जमुना नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी बोला जाता है, में मिल जाती है तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए ये जो है बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो यहाँ आप लोगों को एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे देखिए क्या होता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है वो पद्मा नाम से जाना जाता है और पूर्व से एक और नदी जो है वो आती है जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी होती है और इसे जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये पद्मा और ये जमुना ये दोनों का जब संगम होता है यानी कि मिलन होता है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है और ये मेघना के द्वारा ही जो है एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण किया जाता है जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना, और इन दोनों का संगम जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, मेघना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी थी।
अब यहाँ बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है, तो गंगा को आपको ऐसे याद इसे रखना है कि गंगा को भारत में एक तरह से माँ का दर्जा दिया जाता है, जैसे गंगा मैया बोलते हैं। तो पद्मा यानी कि माँ आ रहा है, तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र तो ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, एक यदि पकड़ा गया तो ये आपका जमुना हो गया। और दोनों का संगम यानी कि एक तरह से देखा जाए तो दोनों का पानी का संगम हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, मेघना। जैसे कि हम लोग बहुत सारे पानी को मिला करके मेघ बोलते हैं, मेघ यानी कि बादल जो होता है। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं अपना जो है एक ट्रिक लगा के, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सही टिक जो है वो करें। तो आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ एक चीज़ आता है कि ये डेल्टा क्या होता है। तो यदि मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में बताऊं तो डेल्टा जो है वो कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि जैसे नदियों के द्वारा जो पानी आता है उसके द्वारा बहुत सारे रास्ते में जो अपर्दन होता है उसके सारे साथ जो है बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, बालू, ये सारी चीज़ें जो है साथ में आती है। और उसको अंत में जैसे कि ये समुद्र में मिलने के बाद क्या करती है, उसे वहाँ छोड़ने के बाद एक बड़ा जो है इस तरह का हिस्सा जो है मिट्टी वाला यानी कि मैदानी क्षेत्र जो है वो बन जाता है। और इसे ही नदियों का एक तरह से नाम दे दिया गया है डेल्टा। इसे क्या कहा जाता है, डेल्टा। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये डेल्टा क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी के द्वारा, यानी कि बांग्लादेश यानी कि बन रहा है तो इसे वहाँ पद्मा और जमुना यानी कि पद्मा और जमुना यानी कि मेघना नदी के द्वारा जो है ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अब आगे हम लोग गंगा की सहायक नदियों को देख लेते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि जमुना, सोन, अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी जो हैं ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। बस इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बाएं किनारे से गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और दाएं किनारे से। वैसे ओवरऑल ये सभी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये बाएं किनारे और दाएं किनारे ये क्या है, तो इसे आप थोड़ा सा पहले समझ लें। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि ये गंगा की मुख्य धारा है, जैसे यहाँ आप खींचें तो ये आपका गंगा की मुख्य धारा है। लेकिन इधर से कुछ नदी जो है आकर के इसमें मिल रही है, इधर से कुछ नदी आकर के मिल रही है, इधर से कुछ, इधर से, इस तरह से ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जो है गंगा में जो है बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल रही हैं। तो ये जो ऊपर से मिल रही है, यदि आप इधर मुँह करें तो आपका ये हिस्सा जो है ये आपका दाहिना होगा और ये आपका बायां होगा। तो इधर से जो नदियां आकर के मिलेगी उसे बाएं यानी कि गंगा की बाएं से सहायक नदी मानेंगे और इधर से गंगा के दाएं से सहायक नदी मानेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाएं और दाएं किनारे से कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो बाएं किनारे से जो नदियां हैं वो दो नदी हैं, यमुना नदी, सोन नदी। वैसे और भी नदी है, ये प्रमुख नदी है। और ये यमुना नदी जो है कहाँ आकर के गंगा में मिलती है, तो ये आपका प्रयागराज के निकट मिलता है। ये आपका यूपी में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के पास जो है प्रयागराज नामक जगह पे यमुना जो है वो गंगा में मिलती है। पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और सोन नदी जो है आपका पटना के पास गंगा में मिलती है। ये सोन नदी जो है बेसिकली भारत का जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है उधर से ये नदियाँ जो है वो आती है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये आपका जो है ये आपका यमुना है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ आकर के ये जो प्रयागराज है यूपी में, यहाँ आकर के गंगा में मिल रही है। और यमुना में और भी बहुत सारी नदियाँ जैसे कि चंबल, बेतवा, ये सभी मिल करके लास्ट में ये गंगा में मिलती है। और इधर आप पाएंगे ये आपका जो है इधर से सोन नदी है। ये जो भारतीय आपका उच्च भूमि है, प्रायद्वीपीय हिस्सा जो है इधर से आकर के ये जो है गंगा में आकर के मिलती है। अब हम लोग दाएं किनारे से देख लेते हैं। तो दाएं से आपका अलकनंदा नदी है, ये आपका देवप्रयाग यानी कि ये आपका उत्तराखंड में आकर के गंगा में मिलती है। फिर आपका रामगंगा, ये आपका कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है। और गोमती नदी ये आपका गाजीपुर यानी कि ये भी आपका उत्तर प्रदेश में आकर के गंगा में मिलती है। आपका फिर घाघरा हो गया, ये आपका छपरा यानी कि बिहार में जो है ये गंगा में आकर के मिलती है। फिर आपका गंडक, ये हाजीपुर बिहार में ही आपका गंगा में आकर के मिलती है। और फिर आपका कोसी नदी हुआ, ये बिहार के भागलपुर ज़िले में जो है गंगा में आकर के मिलती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अलकनंदा ऐसे पूछा जाएगा
कि जैसे कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ जो है मिलती है, तो बिहार के किस ज़िले में, तो भागलपुर ज़िले में। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मैं आप लोगों को दाएं किनारे वाली थोड़ी सी नदियाँ को दिखा दूँ तो आप पाएंगे ये आपका इस तरह से यहाँ है, गंडक है, ये आपका घाघरा है, इधर आपका कोसी है। तो इस तरह से दाएं किनारे से जो है कुछ नदियां जो है गंगा में आकर के मिलती है। अब आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी कि यहाँ जो आप ये यमुना देखें बाएं किनारे से, ये सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो गंगा की मानी जाती है। और ये प्रयागराज यानी कि यूपी में जो है ये गंगा में आकर के ये मिलती है। जैसा कि यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये है आपका। और ये इस तरह से गंगा के समानांतर बहुत अधिक दूरी तक साथ में बहती है और फिर अंत में यहाँ प्रयागराज में जो है आकर के ये यमुना नदी जो है मिलती है। तो आई होप गंगा नदी तंत्र के सारे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। आप शायद समझ भी गए होंगे। अब अगले पेज पे हम लोग हिमालय की नदियों में हमारी आखिरी महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो एक रफली जो है सबसे पहले हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप भारत देख पा रहे होंगे और भारत का पड़ोसी देश चीन है और चीन में ही तिब्बत पाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहीं एक मानसरोवर झील है, यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है और फिर भारत के ये जो हिस्सा है पूर्वी जो एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ प्रवेश करती है और फिर असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में फिर ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत का जो वो मानसरोवर झील है और अंत में ये कहाँ जा कर के गिर रही है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 3 देशों से होकर के गुजरती है। एक हमारा तिब्बत हो गया यानी कि चाइना हो गया, दूसरा हमारा भारत हो गया और तीसरा बांग्लादेश हो गया। शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब एक एक करके हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अब यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है, जहाँ इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी मानचित्र में दिखाया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो 3 देशों से होकर के गुजरती है। एक आपका तिब्बत यानी कि चाइना, दूसरा आपका भारत और तीसरा आपका बांग्लादेश। बस इसमें खास बात ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। जैसे हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और फिर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखा हमने कि भारत यानी कि अलग अलग जगहों पे ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है तथा नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से इन बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी जो है वो निकलती है इस जगह से और यहाँ से ये पूर्व की तरफ यानी कि ये आपका हिमालय पर्वत ये सारा हो गया। इसके समानांतर ये जो है इस जगह अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का एक पर्वत शिखर है जिसे नामचा बरुआ कहा जाता है और इसे चीरते हुए, जैसा कि आप लोग गॉर्ज के बारे में हमने पीछे बताया है, तो गॉर्ज के माध्यम से ये कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि भारत का ये जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है इस जगह पड़ता है। यहीं जो है पहली बार जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रवेश करती है। तो वही हमने यहाँ बताया है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका
हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है तथा नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गौर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है तथा उसके बाद ये दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, मैं आप लोगों को थोड़ा साधारण शब्दों में समझाता हूँ। जैसे यहाँ से हिमालय के समानांतर जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ के पास जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इससे पहले इसे तिब्बत में जो है सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और फिर दिहांग के बाद ये दिहांग के नाम से असम में प्रवेश करती है और असम में 2-3 और नदियाँ जो है छोटी छोटी नदियाँ दिहांग में आकर के जो है मिलती है, जिसे एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र की वो सहायक नदी है और असम में ही इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहीं इन सभी नदियों को मिला करके ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है और फिर ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और फिर ये अंत में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा उसके बाद दिबांग, लोहित, केनुला ये तीनों नदियाँ जो है दिबांग में आकर दिहांग में आकर के मिलती है और ये कहाँ मिलती है तो असम में मिलती है और फिर असम में ये सभी सम्मिलित नदियों को मिला करके ब्रह्मपुत्र का निर्माण जो है वो होती है। अब हमने वही यहाँ नोट में बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सापू एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। वैसे देखा जाए तो विश्व की 10 बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो शामिल किया जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और अंत में यह बांग्लादेश में पद्मा, यानी कि पद्मा गंगा का ही नाम है जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ये सुंदरवन डेल्टा के बारे में हमने गंगा नदी तंत्र में भी पढ़ा और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं क्योंकि पद्मा और जमुना ये दोनों जब मिलती है तो उसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और मेघना के द्वारा ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब नोट में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे मांजुली द्वीप जो है के नाम से जाना जाता है ये स्थित है। तो यदि आपसे पहला क्वेश्चन पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो वो मांजुली द्वीप है। ये कहाँ पाया जाता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में जो है ये पाया जाता है। तो ये शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ हमारा हिमालय की नदियाँ जो है वो ख़त्म हो गई है। अब हम लोग आगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे।